हमारे देश भारत की बढ़ती हुई आबादी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जैसे कि रोड्स, रेलवेज, एविएशन, शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। आरबीआई के अनुसार पिछले 4 साल में मार्च 2024 तक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने 1.3 लाख करोड़ रुपीस जमा किए हैं। भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अपने आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की तरफ अग्रसर है। बुनियादी ढांचे का विकास न केवल डिमांड और ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ाता है, बल्कि इससे कमर्शियल और एंटरप्रेन्योरशिप के भी नए अवसर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। हर साल की तरह इस साल भी भारत सरकार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर काफी ज्यादा जोर दिया गया है और ये हम लोगों को दिखाई भी पड़ता है। जिस तरीके से हाईवेज बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेल की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जिन देहात क्षेत्रों में बिजली अभी तक नहीं पहुंची थी वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। इन सारी गतिविधियों का फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो कंपनीज है उनको होगा। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा और वो पैसा जो है बाकी आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाने में मदद करेगा। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से जो निवेशक हैं वो सेक्टोरल और थेमेटिक फंड्स में जोर शोर के साथ निवेश कर रहे हैं। पिछले महीने में जो टोटल पैसा आया इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड में, उसमें से 50% जो है वो सेक्टोरल और थेमेटिक फंड्स में ही आया था। और वो इसलिए क्योंकि इन फंड्स के अंदर निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से जुड़े हुए फंड्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूं जिससे कि आप निवेश करने से पहले सही निर्णय ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। यहां पर मैंने 17 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को लिया है। कुछ 2-4 हो सकता है नए आ गए हों, वो लिस्ट में हो सकता है शामिल ना हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड का है 7,537 करोड़ का, और सबसे कम जो है वो टाउरस का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसका सिर्फ 10 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। लेकिन अगर आप रिटर्न्स देखें तो बहुत ही इंप्रेसिव रिटर्न्स रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में। निपॉन इंडिया का 66.93%, यानी कि किसी ने अगर 1 लाख रुपए जमा किया आज से 1 साल पहले तो उसके 1,66,930 रुपये हो गए। और सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है LIC म्यूचुअल फंड के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 77.21, यानी कि 1 लाख के 1,77,210 रुपये बना के दिए हैं। 5 साल में अगर आप देखें तो 30% से ऊपर का रिटर्न रहा है लगभग फंड्स में। कुछ फंड्स हैं जो 30% से कम पे भी रहे हैं। और अगर आप 15 साल का रिटर्न देखेंगे तो 15 साल के रिटर्न में भी केवल 2-3 फंड्स हैं जिन्होंने 12% से कम का रिटर्न दिया है, लेकिन बाकी सारे ही फंड्स ने 12% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। अब बात कर लेते हैं कि SIP में कैसे रिटर्न्स बने हैं। तो ये जो डाटा है वो 11 अगस्त 2014 से लेकर 7 अगस्त 2024 तक का लिया गया है, यानी कि 10 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम रखा गया है। 5,000 रुपये महीने की SIP से टोटल जमा होते हैं 6 लाख रुपये। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी फंड्स ने बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, लेकिन टॉप पर जो है वो है क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें 6 लाख रुपए के डिपॉजिट के बन गए हैं आज की डेट में 25,55,843 रुपये। और 2-4 फंड्स अच्छे हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो इन्वेस्को का फंड है, उसने 21,25,936 रुपये बना के दिए हैं। ICC पोटेंशियल के इंफ्रास्ट्रक्चर ने 21,13,320 रुपये बना के दिए हैं। बंधन ने 20,94,864 रुपये बना के दिए हैं। अब बात कर लेते हैं 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स की। रोलिंग रिटर्न्स का जो ये डाटा है वो 8 मार्च 2011 से लेके 7 अगस्त 2024 तक का है। रोलिंग रिटर्न थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। रोलिंग रिटर्न का मतलब होता है कि हर 3 साल में अगर किसी ने आज इन्वेस्टमेंट किया तो 3 साल बाद क्या रिटर्न रहा होगा। तो 8 मार्च 2011 से आगे 3 साल बाद क्या रिटर्न रहा, किसी ने 9 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया है तो 9 तारीख से अगले 3 साल बाद क्या रिटर्न रहा, यानी कि अलग अलग टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट्स पे क्या रिटर्न कैप्चर हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन जो आए हैं वो 2,722 ऑब्जर्वेशन हैं। यहाँ पे अगर आप एवरेज रिटर्न देखें तो यहाँ पर 40.11, 40.70, 51.52, 52.37 इस तरीके के एवरेज रिटर्न रहे हैं फंड्स के। लेकिन लोअर साइड भी अगर आप देखें तो काफ़ी ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 3 साल की होल्डिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी दिखाई पड़ी है, क्योंकि वोलेटाइल ज़्यादा हैं ये फंड्स, वोलेटिलिटी ज़्यादा है। हायर साइड भी अगर आप देखो तो हायर साइड भी बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। 148.57% का रिटर्न, 113% का रिटर्न, 116%, यानी 3 साल में इस तरीके के भी रिटर्न दिखाई पड़े हैं।
अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में देख लेते हैं किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। तो नेगेटिव में अगर देखें तो 17% टाइम जो है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रहा है, -66.74 टू जीरो, यानी कि जीरो के नीचे जो है 17.27% टाइम जो है HDFC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इस जोन में रहा है। बंधन का 11% रहा है, निपॉन का 10% रहा है। तो नेगेटिव ज़्यादा दिखाई पड़ता है 3 साल के फेज में। अब बात कर लेते हैं 5 साल का। तो 5 साल में हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हुई हैं वो हुई हैं 2202। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी लोवेस्ट दिखाई पड़ा है, यानी कि नेगेटिव रिटर्न 5 साल की होल्डिंग पर भी दिखाई पड़ा है। तो ये जो चीज़ है दिखाती है कि जो थेमेटिक फंड्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं इन कंपैरिजन टू वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब 5 साल का होल्डिंग पीरियड है, उसके बाद भी आप देखो कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। ऑल्दो एवरेज रिटर्न जो हैं वो अच्छे दिखाई पड़ते हैं और हाइयर साइड में भी अच्छे रिटर्न बने हैं। अब एक बार ये डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं किस तरीके का रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव 58.52% से 0% तक के कितनी बार चांसेस रहे हैं। तो HDFC का 10.63%, सबसे ज़्यादा HDFC का जो फंड है वो नेगेटिव जोन में रहा है। बाकी सारे ही फंड्स अगर आप देखो तो कोई 2% टाइम्स या 3% टाइम्स या 0.36, 0.59, 0.95% टाइम्स रहा है। तो जो HDFC वो सबसे ज़्यादा बार नेगेटिव जोन में रहा है। फिर 37.82% से 85.99% टाइम्स जो है वो अच्छे रिटर्न बने, यानी कि 5 साल पे वोलेटिलिटी ज़्यादा है लेकिन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव की उतनी ज़्यादा नहीं है, कम परसेंट टाइम जो है वो नेगेटिव रिटर्न बने हैं। अब यहाँ पर एक खास बात आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि लोग जनरली 1 साल का रिटर्न देख के फंड्स को चुनाव कर लेते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं जो नए निवेशक हैं, उनको नहीं मालूम है कि फंड का क्या रिस्क प्रोफाइल होता है और वो लोग निवेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने UTI का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिया हुआ है, क्योंकि सब इंडस्ट्री का सबसे पुराना फंड जो है वो UTI का है। ये डाटा 7 जनवरी 2008 से लेकर 26 अप्रैल 2017 तक का मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि किसी ने अगर 7 जनवरी 2008 को इन्वेस्टमेंट किया था और तब वहां पर जो वैल्यू है दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 100 की वैल्यू दिखाई पड़ रही है, और इस 100 की वैल्यू पर वापस पहुंचने में इसको 26 अप्रैल 2017 तक का इंतजार करना पड़ा। तो ये काफी लंबा पीरियड दिखाई पड़ता है जहां पर निवेशक को अपनी वैल्यू पर वापस पहुंचने का इंतजार करना पड़ा। ऑल्दो अगर किसी ने इसमें SIP करी होती तो वहां पर रिकवरी जल्दी आ गई होती, क्योंकि वो यहाँ पर अगर ये जो जोन देख रहे हैं जहां पर गिरावट का, तो यहाँ पर भी उसके निवेश हुआ होता, यहाँ पर भी निवेश हुआ होता, तो यहाँ ये जो अपर मूवमेंट है तो यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे बन गए होते। लेकिन लमसम निवेश करने वालों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा 2008 से लेकर 2017 तक का अपने इन्वेस्टमेंट को बराबर आने के लिए। ड्रॉ डाउन की बात करूं तो कितना रिस्की हो सकते हैं थेमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड्स, वो अगर आप देखें तो HDFC का जो फंड है, मैं नामी गिरामी फंड्स के ही नाम लूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गिरावट जो थी वो 63.73% की थी, जब NAV 23 रुपए 21 पैसे टूट कर 8 रुपए 42 पैसे पे आ गई थी। ये समय था 8 जनवरी 2018 से लेकर 23 मार्च 2020 के बीच का, यानी कि 8 जनवरी से फंड गिरना शुरू हुआ था 2018 से, और 23 मार्च 2020 तक ये गिरता रहा था, और लगभग 643 दिन इसको लगे थे वापस रिकवर होने में, और ये रिकवर हो पाया था 8 सितंबर 2022 को। रिकवरी का मतलब कि वापस 23 रुपए 21 पैसे की NAV पर पहुंचने में इसको इतना लंबा समय लगा, और ये 8 सितंबर 2022 को वापस अपनी NAV पर पहुंचा था। सिमिलरली जो एक गिरावट अगर आप देखें तो यहाँ पर 2015 में भी आई है काफी अच्छी गिरावट, 32% गिरावट 2015 से की 3 मार्च से गिरना शुरू हुआ और 29 फरवरी 2016 तक गिरता रहा, और 285 दिन लगे थे इसको रिकवर होने में। सेकंड नंबर पे UTI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वहां पर अगर आप देखो 43% की बड़ी गिरावट थी 9 जनवरी 2018 से 23 मार्च 2020 तक ये गिरता रहा, और उसके बाद 226 दिन लगे इसको रिकवर होने में, और 2 फरवरी 2021 में जाके ये रिकवर हो पाया था। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड में अगर आप देखें तो सिमिलर 2018 और 2020 वाला जो समय था वो काफी खराब समय था, जहां पर काफी लंबा समय लगा रिकवर होने में। रिकवरी के फेजेस दिखाई पड़ रहे हैं आपको, जहां पे ड्रॉ डाउन जो बड़े बड़े ड्रॉ डाउन आए हैं उनके फेजेस दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो लोग 1 साल के लिए खरीद निवेश करते हैं उनके लिए आई ओपनिंग स्लाइड है ये। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 8 मार्च 2011 से 7 अगस्त 2024 तक का ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे 3242 ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हुई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो लोअर साइड कितना लो चला गया, यानी कि 1 लाख रुपए अगर किसी ने लगाया तो -65%। HDFC का सबसे ज्यादा नीचे किया था 65.14% तक का लो बनाया है। ऑल्दो एवरेज जो रिटर्न है 1 साल का वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, वॉलेटिलिटी हाई है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप
-65 से 0 के बीच में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रही है, मतलब बहुत ज्यादा बार जो है फंड जो है नेगेटिव जोन में रहे हैं। 27%, 25% टाइम्स, 29% टाइम्स, 30% टाइम्स, 36%, 37%। तो ये दिखाता है कि थीमेटिक फंड जो है वो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है। और अगर आप निवेश करना चाहें तो थीमेटिक्स में SIP के माध्यम से करें। लमसम थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो हम लोगों को नहीं मालूम कि क्या समय सही समय है जब हम निवेश करें। तो जैसा कि आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर थीम काफी आकर्षक थीम है, सरकार का जोर भी है इस थीम के ऊपर और यहां पर निवेशकों को अच्छा पैसा भी बना है। लेकिन यहां पर यह भी आपको ध्यान देना है कि ये थीम उन लोगों के लिए है जिनके पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी है और जिनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, उन्हीं को इस थीम के अंदर अलोकेशन लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये थीम कुछ समय तक या लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करती है तो आपको अपना निवेश खराब ना करना पड़े, या गलत समय पे अगर मार्केट गिरा हुआ है और उस समय पे आपका पैसा नेगेटिव है और लंबे समय तक नेगेटिव है और आपका कोई जरूरी कार्य था जिसकी वजह से आपने वो निवेश किया था, तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो होते हैं बेसिकली अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, या फिर जिनका एक बड़ा पोर्टफोलियो है और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और वो एक अलोकेशन लेना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर थीम की तरफ, तो ये फंड उन्हीं लोगों के लिए है। जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या किसी भी सेक्टोरल फंड से दूर रहना चाहिए, उनको वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही निवेश करना चाहिए। वहां पर भी बेहतर रिटर्न बनते हैं और वो इन सेक्टोरल और थीमेटिक फंड के मुकाबले में कम रिस्की होते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।